नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी ये 12th क्लास की है और 12th क्लास में जो आपका फर्स्ट बुक में जो लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे जुड़ा हुआ है। तो इसकी वीडियो क्लिप मैं सारी की सारी डालूंगा। तो सभी बच्चे जो बोर्ड क्लासेस की तैयारी में हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। तो इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों होने वाला है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। थ्योरी ना बताते हुए आपको जिसका वर्क है, जो मैकेनिज्म है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सारी को देखेंगे आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो कोऑर्डिनेशन जो यौगिक हैं आपके, वो कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद में उनका नामकरण कैसे किया जाता है, उसके बाद में किलेट क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद में आपको प्रभावी जो अणुभार संख्या है वो भी आपको निकालनी सिखाई जाएगी। इसके चलते बहुत सारी जो जानकारियां हैं आपको कोऑर्डिनेशन यौगिक की, वो सारी दी जाएंगी। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा प्यारे बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है वो है सहसंयोजक यौगिक। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हमारी जो पहली हेडिंग है वो है केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको जानने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उप सहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? उनकी स्टडी की जाती है, उनके बारे में जाना जाता है, उनके गुणों के बारे में, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में जाना जाता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? उप सहसंयोजक रसायन कहेंगे। एक बार और से फिर से बोलने, इसकी डेफिनेशन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो कोऑर्डिनेशन यौगिक हैं उनका अध्ययन किया जाता है, सहसंयोजक यौगिक या रसायन कहलाते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें जानना है कि जो उपसहसंयोजक बॉन्ड है आपका वो क्या है। उपसहसंयोजी जो बंध है आपका, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उपसहसंयोजी बंध क्या है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं उपसहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। उपसहसंयोजी बंध के बारे में जानकारी कर लें पहले। तो देखें प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, जो दो परमाणु होंगे, दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान, एक डोनर होगा और एक दूसरा एक्सेप्टर होगा। आदान प्रदान से बने बंध को उप सहसंयोजी बंध कहेंगे। उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें जरा। या हम इसमें कहेंगे या जहां इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। क्या होती है? साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है? साझेदारी। तो वहां क्या बनेगा आपका? उप सहसंयोजी बंध बनेगा। ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। आपने देखा NH3 और BF3, ये यौगिक है आपका एक। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, ये पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होगा? दान होगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करेगा कोई भी परमाणु, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन
युग्म का दान करेगा तो क्या होगा, उनके बीच में जो बॉन्डिंग आएगी उसी बॉन्डिंग को हम क्या कह रहे हैं, उपसंयोजी बंध कह रहे हैं। ठीक है, इसको तीर के निशान के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जरा, जो NH3 है और BF3 इनके बीच में क्या हो रहा है, आपको पता है नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 होती है, तो 3 हाइड्रोजन इसमें क्या है, जुड़े हुए हैं, ये लीजिए। उसके बाद में बोरोन की भी 3 होती है, बोरोन की प्लस की 3 होती है, इसकी माइनस की, सॉरी इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी भी वैलेंसी 3 होती है। ठीक है नहीं, लेकिन ये मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है। देखिए जरा इसमें क्या होगा, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके में 3 होते हैं, तो फ्लोरीन इसमें जुड़ गया, ये लीजिए, ये लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखें जरा यहाँ पर इस यौगिक में हो क्या रहा है, अब देखें इसको, इसमें हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है इसकी तो वैलेंसी पूरी, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है, इसके अपने ऑक्टेंट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8। लेकिन यहां पर बोरोन की जो कक्षा है, उसका जो बाहर वाला जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, ये जो है आपका नाइट्रोजन, ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, बोरोन को दे देगा, और जैसे ही बोरोन को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो इसके बीच में एक बॉन्डिंग आ जाएगी। ये बॉन्डिंग देखिए जरा क्या हो गया, इसको हमने डायरेक्ट भी दिखाया, तो ये हो गया NH3 और यहां पर दिखाएंगे तीर का निशान और BF3। तो ये जो आप देख रहे हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग आ रही है, ये बॉन्डिंग आपकी कौन सी है, उपसह संयोजी बंध, यही आपका उपसह संयोजी बंध है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां पर हो गया है। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है, दान होता है या आदान प्रदान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है, आदान प्रदान, एक लेने वाला होता है दूसरा देने वाला होता है। ठीक है, या हम कहेंगे उसको इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, साझेदारी होती है। देखिए साझेदारी होगी यहाँ पर, लेकिन समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं है, इसके एक तरफ से क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है। तो इनके बीच में बॉन्ड जो बनने वाला है उसको क्या बोलेंगे, उपसह संयोजी बंध कहेंगे। फटाफट इसको उतार ले, आगे देखें इसमें होने वाला क्या है। अब हमें जानना है सबसे पहले कि जो साल्ट है वो क्या है, साल्ट के बारे में जानेंगे जरा। तो प्यारे बच्चों अब देखें जरा इसमें होने वाला क्या है। अब सबसे अहम भूमिका जो है वो है लवण की, लवण साल्ट, ये जो साल्ट है इसका सबसे ज्यादा अहम रोल है। बिना साल्ट के हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साल्ट को जानना, क्योंकि साल्ट कैसे कैसे होते हैं इसको देखना जरा। साल्ट जो है आपका, साल्ट का 2 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। क्या प्रकार का किया गया है, 2 प्रकार का। 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और इस क्लास को मैं बिल्कुल बेसिक से डाल रहा हूं, तो सभी बच्चे अपनी बोर्ड की भी तैयारी करेंगे, साथ ही साथ अपने साथी बंधुओं को बताएंगे, जो 11th में है उनको बताएंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, उनसे कहें आप इस वीडियो को देखिए, आपको ये कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है वो आ जाएगा। तो देखें अगर आप भी जाने इसको, पहले साल्ट देख लें। सबसे पहले है साधारण साल्ट, साधारण, ये साधारण है यानी कि सिंपल, सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट हो गया। और उसके बाद में है दूसरा योगात्मक, योगात्मक लवण, लवण या साल्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे एडिशन, एडिशन साल्ट, ये लीजिए एडिशन साल्ट हो गया। अब उसके बाद में यानी कि जो लवण है आपके वो 2 प्रकार के हो गए हैं, एक तो हो गया आपका सिंपल सोल्ट और दूसरा हो गया है एडिशन सोल्ट। अब इसमें एडिशन सोल्ट जो है ये तो एक ही प्रकार का है, लेकिन ये 2 प्रकार का है। ये जो है आपका ये 2 प्रकार का होने वाला है। क्या प्रकार का होने वाला है, 2 प्रकार का। पहले वाले को बोलेंगे हम यहाँ पर डबल सोल्ट,
डबल सोल्ट हो जाएगा आपका, यानी कि इसको बोलेंगे द्विक लवण, ये द्विक लवण हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सोल्ट, ये आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट में हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा संकुल लवण। तो प्यारे बच्चों देखें जरा, ये आपके जो साधारण लवण हैं, ये वो लवण होते हैं अक्सर जो केवल दो ही आयनों से मिलकर बने होते हैं। क्या आयनों से मिलकर बने होते हैं? दो आयनों से। यानी कि इन लवणों को यदि पानी में घोला जाए, कौन से लवण, जैसे NaCl, ये NaCl है आपका, यदि NaCl को किसमें घोला जाए? पानी में, तो दो ही लवण देगा, मतलब दो आयन देगा वो। KCl, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे हैं इसमें, जैसे मैं बात कर दूं K2SO4, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम सल्फेट, और उसके बाद में आपका पोटेशियम कैल्शियम, बहुत सारे आप ले सकते हो इसमें। Al2 है ना, SO4 का होल थ्राइस, और उसके बाद में और आप ले सकते हो CaCl2, बहुत सारे। ये सब जो लवण हैं ये केवल दो ही आयनों से मिलकर बने हैं, और यदि इनको क्या किया जाए, पानी के अंदर इनको यदि मैं घोल दूं, तो ये केवल दो ही आयनों में टूट जाएंगे। जैसे मैं बात कर दूं पोटेशियम की, यदि मैं देखूं तो ये पोटेशियम सल्फेट जो है आपका, पोटेशियम सल्फेट K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरीके से ये 2 पॉजिटिव हो गया और ये आपका 1 पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, दो आयनों में टूट गया। अब ये जो डबल सोल्ट वाले हैं, डबल सोल्ट वाले कौन से होंगे? जो जहां पर दो सोल्ट मिलते हैं, जहां पर क्या सोल्ट मिलेंगे? दो सोल्ट मिलने वाले हैं। जैसे मैं बात कर दूं, देखें जरा, ये वो साल्ट होते हैं जिनको पानी में घोलने पर अपने अपने पूर्ण रूप से अपने अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डबल सोल्ट कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। देखें प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका। तो इसमें क्या होगा, मैं इसको ऐसे दिखा दूं, देखें जरा, इसको मैंने क्या काम करा, दो या दो से अधिक सॉल्ट यदि मैंने आप इसको मिला दिए हैं किसी एक विलयन में, दो सॉल्ट है मेरे पास में, एक ये रहा और एक ये रहा, दो या दो से अधिक साधारण लवणों को यदि किसी विलयन में मिलाया जाए और उनको रिक्रिस्टलाइज किया जाए, क्या किया जाए? रिक्रिस्टलाइज किया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे K2SO4 इंटू Al2 और उसके बाद में SO4 का होल थ्राइस और इंटू 24H2O। तो प्यारे बच्चों देखें जरा, यदि मैं इसको पानी में घोल दूं, किसमें घोल दूं? पानी के अंदर यदि मैं इसको घोल दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? देखें जरा, यहां पर मैं इसको दिखा रहा हूं फिर से, प्यारे बच्चों देख लेंगे जरा, यहां पर जो है ये आपकी इधर से तो इधर आ गई है रिएक्शन, और यहां से इधर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखें जरा, अपने अपने आयनों में टूटने वाला है, K पॉजिटिव, ठीक है, प्लस SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ठीक है, और प्लस Al होल Al 3 पॉजिटिव, और प्लस देखो H2 आपको पता है H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी कि ये अपने आयनों में विभक्त तो हो गया है। जब दो या दो से अधिक साधारण लवणों को उसके विलयन में मिलाया जाता है और उनको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। देखें जरा, यहाँ पर दो सोल्ट मिलकर के फिटकरी का फॉर्मूला बना लिया है। ये फिटकरी आपकी क्या है? फिटकरी, ये फिटकरी है, फिटकरी जिसको एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलम, फिटकरी एलम है ना, या पोटास एलम, पोटास एलम कह रहे हैं इसको। उसके बाद में यदि मैं पोटास एलम को पानी में घोल दूं तो ये आपका पोटास जो है
मतलब पोटास, ये जो पोटेशियम सल्फेट है आपका K प्लस ओ SO4 नेगेटिव में टूट जाएगा। ये 2 जगह दे रखा तो मैंने एक ही जगह लिख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद में Al2SO4 भी Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो ये वो साल्ट हैं आपके पास में जिनको पानी में घोलने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, डबल सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। देखिए जरा इसकी बहुत ही विचित्र घटना है। ये जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं, इनको जरा देखें, ये बनते कैसे हैं। यदि मैं यहां पर कह दूं कि 4KCN प्लस, और मैं यहां पर ले लूं आपका Fe और Cn का होल ट्वाइस, तो देखें जरा ये मिल गया यहां पर, तो क्या मिलेगा जरा देखें। इसमें होगा आपका, ये बन जाएगा यानी कि K4 और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखेंगे Fe और CN6 और कॉम्प्लेक्स बंद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो यहां पर बना है कॉम्प्लेक्स बना है, क्या बना है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि संकुल यौगिक बना है। ये 2 लवण है मेरे पास में, अलग अलग देख रहे हैं आप, एक है आपके पास में पोटेशियम साइनाइड, दूसरा है आयरन साइनाइड, ठीक है। और इनका योग होने पर, इनको यदि पानी के अंदर घोला जाए तो ये क्या हो जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन यदि मैं इनको क्या कर दूं, पानी के अंदर यदि मैं इनको घोलता हूं तो ये आपके K पॉजिटिव और कॉम्प्लेक्स जो है आपका Fe और Cn और इसका होल 6 और कॉम्प्लेक्स आपका माइनस, ये वाला, ये आपका जितना भी माइनस यहां पर आएगा, ये पॉजिटिव हो गया और दूसरा माइनस हो गया, ठीक है। तो देखिए जरा प्यारे बच्चों, जिन जिन आयनों से मिलकर बने थे, देखिए ये वाले जो आयन है आपके पास में, पोटास है, आयरन है और दूसरा साइनाइड है। जब ये अपना कॉम्प्लेक्स को पानी के अंदर इसको घोला जाता है, इनको पानी के अंदर क्या करते हैं हम, पानी के अंदर इनको जब घोला जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, अपने 2 ही आयनों में टूटेंगे। 2 ही आयनों में टूटा, यानी कि पोटेशियम और दूसरा कॉम्प्लेक्स में। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे संकुल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स जो केवल अपने यौगिक में, यानी कि जिनको पानी में घोला जाए और अपने जो मूल आयन थे उनको क्या कर देता है, वो लुप्त कर देता है, या अपने उस गुण को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहने वाले हैं, संकुल सॉल्ट कहने वाले हैं या संकुल आयन कहने वाले हैं, ठीक है। केवल ये 2 ही आयनों में टूटेगा, यानी कि वो आपको पता है जो साइनाइड है वो जहरीला होता है। कैसा होता है, जहरीला। और साइनाइड का जो गुण है वो जब उनको पानी में घोला जाता है, वो गुण उसका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि वो अपने पूर्ण आयनों में क्या होते हैं, विभक्त नहीं होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को क्या कह रहे हैं हम, संकुल सॉल्ट कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा आपकी क्लास, आज की क्लास। तो आगे देखें क्या होने वाला है इसमें, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छे से मैंने इसको डिटेल में लिखा है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करें, दोबारा से आप इसको देखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखें जरा आगे क्या है इसमें। तो प्यारे बच्चों अब है कॉम्प्लेक्स यौगिक की बात, ठीक है। अब जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बनकर के आया है वो देखें जरा क्या आया था। अभी आपको देखा आपने K4 और ये था आपके पास में Fe और CN6 का, ये FeCN6, ठीक है। देखिए प्यारे, अभी जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, यदि इसको पानी के अंदर घोला जाए, ये केवल 2 ही आयनों में क्या होता है, टूटने वाला है, यानी कि Fe और CN6 और माइनस, जितना भी माइनस है, ठीक है, और जितना भी है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो वहां पर ये यौगिक आता है। यानी कि ये क्या करता है, साइनाइड जो है अपने आयनों में नहीं टूटता है, क्योंकि ये जब आयरन के साथ में जुड़ जाता है तो ये अपने गुणों को क्या कर देता है, लुप्त कर देता है ना, अपने आयनों को क्या कर लेता है, वो छुपा लेता है उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इस घटना के कारण ये जो यौगिक है, इसके जो गुण हैं वो बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसको जाने जरा, ये लो, तो ये आपका टॉपिक इधर अलग हो गया है, इसको जाने आप जरा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें जरा क्या क्या होने वाला है, इनके नाम क्या है। कॉम्प्लेक्स किसको कहा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स किसे कहा जा रहा है, देखें आप, कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं।
प्यारे बच्चों ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्स प्लस है या फिर माइनस। ये कॉम्प्लेक्स माइनस है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो ये आपको क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयन। कोई सा भी आयन हो सकता है, ठीक है। ये आपका आयन कहलाने वाला है, ठीक है। उसके बाद में ये जो आप यहां से यहां तक जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं उपसंयोजक परिसर। उपसंयोजक परिसर। परिसर परिसर हो गया आपका। जिन बच्चों को लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश में लिखने में दिक्कत आ रही है, तो वो मेरी लैंग्वेज को सुन करके वहां पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है उपसंयोजक परिसर, तो मैं इसको बोल रहा हूं यहाँ पर जो आपका क्या होता है, स्पेयर होती है जो आपकी, तो वो है आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। यहां से लेकर के यहां तक जो है आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, यानी कि संकुल कहलाएगा। संकुल, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक कहेंगे इसको, या फिर हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं, जो संख्या यहाँ पर लगी हुई है लिगैंड से, ये लिगैंड से जुड़ी हुई जो संख्या है, इस संख्या को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उप सह संयोजन, उपसंयोजक संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको एक नाम से और जानते हैं, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, ये हिंदी वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समन्वय संख्या भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पर, इसको बोला जाता है लिगैंड्स। क्या बोला जाता है इसको? इसको लिगैंड्स कहा जाता है, और इसको हिंदी में लिगैंड्स कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में आपका ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसको जो बोला जाता है, ये जो है यहाँ पर मेटल लगा हुआ है, ये इसको बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, परमाणु या आयन। तो इसको परमाणु कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? आयन कहने वाले हैं। और शॉर्ट में लिखते हैं इसको सी, सेंट्रल मेटल आयन, ये वाला पार्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसकी सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है। तो ये आपका जो आप जो देख रहे हैं पूरा का पूरा, इसी को क्या बोला जा रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है इसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब जैसे मैं इसकी नामकरण की बात कर दूं प्यारे बच्चों, इसका नामकरण कैसा होगा अगली क्लास में मैं सिखाने वाला हूं। तो देखें जरा इसका नामकरण क्या होगा। इसका नामकरण होगा, ये होगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद में लिगैंड्स का नाम हेक्सा, हेक्सा, साइनो, साइनो, और आपका फेरेट, फेरेट, और यहां पर किया जाएगी। तो ये प्यारे बच्चों यहां पर जो आप देख रहे हैं, इसका नाम आया है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये आपकी आगे वाली क्लास होने वाली है। तो प्यारे बच्चे जो आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। सभी बच्चे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज में केमिस्ट्री में आपको सिखाने का काम कर रहा हूं। तो ये जो क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपको थोड़ा गाना भी इसमें समझ में कम आया है, तो दोबारा से आप इस वीडियो को देखने का काम करें, तो आपको जहां तक सारा ही समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों समाप्त करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे की वीडियो मैं इसमें कल क्लास में डालने वाला हूं। तो ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के नाम से आपको
हमारे प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।